R&D भी आपने बहुत अच्छी की हुई है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूरी होता है। वो R&D कैसी रही आपकी? मैं मेरे ग्रैंडफादर को बहुत फॉलो करता हूँ। उनके कई सारे वर्ड में लैंडमार्क की तरफ फॉलो करता था। जब हम इंडस्ट्री में आए थे तो इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा लोग थे ही नहीं। हमने काम करते करते ही सीखा है। पहला प्लेट जब निकला, जैसे आप तो कोविड में थे, क्या एक्सपीरियंस था, क्या सोच रहे थे? नई कंपनी को लिक्विडिटी चाहिए होती है और मटेरियल मार्केट में जाएगा तो ही पैसा है। आपने एक चीज बताई थी कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो भी आपके साथ सालों से जुड़े हुए, तो ये ये किस तरह की आप बॉन्डिंग रखते हो? अगर हम उनके साथ बहुत कंफर्टेबली बात कर लेते हैं, वो हमारे पास अपने कंफर्टेबली एक क्वेश्चन रख सकते हैं, एक एटमोसफियर बहुत अच्छा क्रिएट हो जाता है। सूरत में डायमंड इंडस्ट्री की जिस तरह की स्थिति है, तो क्या लगता है कि ये इंडस्ट्री के लोग जिनको करना है, ये इस इंडस्ट्री में भी आ सकते हैं? सोलार के बिल्कुल सब देखें, हम खुद ही नॉन टेक्निकल हैं। हमारी इंडस्ट्री में वैकेंसी इस समय ऐसी है कि सिर्फ कॉस्मिक की बात करूं तो 2000 मैन पावर हमें अगले 6 से मांग। नमस्कार, मैं हूं तेजस मोदी और सुरतीस के विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कुदरत ने हमें कुछ चीजें ऐसी दी है, अगर इसका सही इस्तेमाल हम कर सके तो जरूर से इंसानियत को, मानवता को फायदा होगा। लेकिन अगर कहीं गलती की तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। हवा, पानी और सूर्य प्रकाश यानी कि सोलर एनर्जी, ये तीन चीजें ऐसी है जिसका कोई बिल नहीं आता, न जीएसटी लगता है, न ही टैक्स भरना पड़ता है। हालांकि हम पृथ्वी पर हवा और पानी के जिस तरह के उपयोग कर रहे हैं और उसमें प्रदूषण फैला रहा है, उसका खामियाजा अभी हम भुगत रहे हैं। हालांकि सौर ऊर्जा अभी तक इससे अछूता रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य की गर्मी हमें नड़ रही है। लेकिन सही इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में हुआ है, जैसे कि सोलर एनर्जी। जिस तरह से सोलर एनर्जी का उपयोग बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को फायदा हो रहा है। और हम सूरत में सूर्य पुत्री तापी नदी के किनारे बैठे हैं, तो वैसे ही सूर्य की ऊर्जा यहाँ बहुत अच्छी रहती है। और सूरत कहा जाता है कि सोलर एनर्जी यानी रूफटॉप सोलर की जो इंडस्ट्री है उसमें एक अलग मुकाम पर है। हम कह सकते हैं कि 60 to 70% सूरत के जो घर है उसके ऊपर रूफटॉप सोलर लगी हुई है। और कहीं ना कहीं यहाँ बहुत सारी कंपनी भी है जो इस तरह के सोलर पैनल का उत्पादन भी करती है। उसमें से एक नाम है कॉस्मिक पीवी पावर लिमिटेड। थोड़े साल पहले शुरू हुई है कंपनी, आज अलग मुकाम पर है। और इसके जो ओनर है जेनिस गोयल और श्रवण गुप्ता, ये दोनों हमारे साथ है। आप दोनों मित्रों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं। जेनिस, आप बेसिकली सूरत के हैं, किस तरह से आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, क्या किस तरह से आपने अपनी शुरुआत की? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा, हम टेक्सटाइल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। हमारे फैमिली काफ़ी सालों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही है एंड कुछ अलग करना था तो बाय एजुकेशन मैंने सीए की पढ़ाई की है। एंड थोड़े टाइम में ये समझ में आया कि हमें जो बिज़नेस फैमिली है बैकग्राउंड वही रहा है, तो हम बिज़नेस में ही सेट हो पाएंगे। तो फिर पहले से ही इच्छा वही थी कि खुद का ही बिज़नेस करेंगे। एंड दूसरा, टेक्सटाइल बिज़नेस सालों से चला आ रहा है मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से, तो कुछ अलग भी करना था। तो कुछ अलग करने का सपना देख के हमने स्टार्ट किया था। एंड उस टाइम पे जब मैं इंडस्ट्री में आया था, करीबन 2015-16 की बात है, तब रिन्यूएबल एनर्जी पे इतना फोकस नहीं था। मोदी गवर्नमेंट थोड़े टाइम पहले ही आई थी, उनका फोकस बनने लगा था, तो समझ में आने लगा था कि रिन्यूएबल सेक्टर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें सोसाइटी का भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। उसमें हमें लगा था कि अच्छा बिजनेस भी किया जा सकता है। तो वही सपना लेके हमने थोड़ा सर्चिंग चालू किया था। एंड वहाँ पे मैं जो आज मेरे पार्टनर है उनसे फ़र्स्ट टाइम मिला था। मैं कहना चाहूँगा कि मुझे सोलर इंडस्ट्री में आने का फर्स्ट स्टेप मेरे पार्टनर ही रहे। तो मैं आगे ज़्यादा नहीं कह के मेरे पार्टनर को कहूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे दे। सर भाई, क्या है आपका बैकग्राउंड, किस तरह से, कहाँ के रहने वाले और क्या पढ़ाई की, और फिर अचानक जैसे इनका पूरा 360 डिग्री टेक्सटाइल से सोलर एनर्जी हो गया, आपका क्या प्रोफाइल रहा है? पहले तो तेजस भाई आपको बहुत मुबारकबाद, इतना अच्छा पॉडकास्ट आप रन कर रहे हैं और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार कॉस्मिक की तरफ से। देखिए, कॉस्मिक सोलर जो हमने शुरू किया 2016 में ही हमने उसकी नींव रख दी थी।
हम जब मिले पहली बार पुणे में, तो देखिए पहले मैं 2000, अगर बैकग्राउंड में जाऊं उससे पहले 2010 में एमबीए कंप्लीट करने के बाद दिल्ली में जॉब किया। 5 से 6 साल मैं फिनांस सेक्टर में रहा। फिर फंड्स वगैरह के मैनेजमेंट को देखते हुए मैंने ये देखा कि जो शेल्फ लाइफ है किसी भी काम की वो प्रोडक्ट में ज़्यादा है। फिर प्रोडक्ट इंडस्ट्री में उस समय ग्रीन एनर्जी स्टार्ट हुई थी। देखिए 1995 से ही चल रहा है सोलर, पहले सोलर वाटर हीटर काफ़ी चला बट लोगों में वो अवेयरनेस नहीं थी। तो 2015 में जब मैं स्टडी कर रहा था तो देखा कि काफ़ी सारा फंड ग्रीन एनर्जी में आ रहा है। तब सोलर नहीं था, सिर्फ ग्रीन एनर्जी की बात हो रही थी। तो मैंने एक तो माइंडसेट बनाया कि मुझे सोलर में जाना है। थोड़ा टाइम हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए जॉब किया कुछ महीने। फिर मैं और जैनिश भाई जैसे मिले, हम पुणे में एक बिजनेस एक्सपो था होटल के अंदर, तो मैं वहाँ पे था, जैनिश भाई आए। जैनिश भाई शायद किसी स्कूल की फ्रेंचाइज वगैरह का प्लानिंग कर रहे थे, हमारी बातें हुई। तो क्या होता है कि देखिए मैं मार्केटिंग का एमबीए कर रखा था, तो मुझे ये तो आइडिया था कि हमें कैसे बिज़नेस को ग्रो करना है। और जैनिश भाई पूरी तरह फैमिली बिजनेस से थे। तो मैं फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हूँ अपनी फैमिली में। तो मैंने जॉब क्विट की, इनके साथ चालू किया। हमने पहले ग्रीन एनर्जी जैनिश भाई ने स्टार्ट किया और 2015-16 से हमने 20 तक 2 से 3 हज़ार घरों को सोलराइज किया। जैसा इन्होंने मेंशन किया कि मोदी गवर्नमेंट तब आई ही थी, तो वो 2014 में हाँ, इसकी वो शुरुआत हुई। हमारी शायद किस्मत थी कि 2014 में वो आए और 2015 में हम सोलर में आए। तो उन्होंने जो पुश दिया इंडस्ट्री को, तो हमारा वो डिसीजन जो सोलर में आना था सब कुछ छोड़ के, तो हम लोगों ने ना फैमिली से पैसे लिए, अपनी सेविंग्स के भी उस पर हमने एक बिज़नेस स्टार्ट की। और जो हमारे नॉलेज थे, जैसे इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रखी है तो इनको फिनांस का एक ग्रिप था, मैंने एमबीए कर रखा है तो मार्केटिंग का एक ग्रिप था। 2020 तक बहुत अच्छा नेटवर्क हमारा डेवलप हुआ। फिर 2020 में कोविड के टाइम पे हम बैठे। देखिए क्या कहते हैं कि देखिए काम करने से कम ग्रो होता है आदमी, प्लानिंग करने से ज़्यादा होता है। तो वो जो कोविड के पीरियड ने हमें प्लानिंग करने का टाइम दिया, उसमें हम दोनों ने ये प्लानिंग किया कि अपनी फैक्ट्री डालते हैं, वो चांस लेते हैं, और वो डिसीजन सबसे अच्छा साबित हुआ हमारा। तो ये कैसे इनिशिएटिव बना के, जैसे आप बताया कि आप किसी एग्जीबिशन में इकट्ठा हुए थे और फिर जुड़े तो सही, लेकिन ये जो आपकी कॉस्मिक पीवी पावर लिमिटेड जो आपने 2021 में फॉर्म की, तो वो प्लान जैसे बताया कि कोरोना टाइम में, तो क्या इतना इजी था कि वो एक टफ चैलेंज था क्योंकि नया था, लोग जुट रिस्पॉन्स करेंगे क्योंकि आप B2B में ज़्यादा अभी इन्वॉल्व है, उसकी बात भी मैं बात करूँगा, लेकिन ये वो क्या था जो चीज़ आपको उस चीज़ यहाँ तक लाने में सफल हुई? तो मैं इसमें कहना चाहूँगा, मैं मेरे ग्रैंडफादर को बहुत फॉलो करता हूँ। उनकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशन रही है और मेरे लिए तो बहुत इंस्पिरेशन है। उनके कहे सारे वर्ड में लैंडमार्क की तरफ फॉलो करता था। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ हम काम कर रहे थे और हमने लोगों के घर जा जा के, लोगों की फैक्ट्री इंडस्ट्री में जा जा के हमने सोलार बेचा था। तो थोड़े टाइम में ही थोड़ी हलचमच मच गई थी कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में भी जाना ही है। बट मेरे ग्रैंडफादर के वर्ड थे कि भाई पहले एक पैर जम जाए फिर दूसरा पैर उठाओ, नहीं तो गिर जाओगे। बिल्कुल। तो वो हमने पेशेंस रखते रखते 2020 आ गया। और कई बार क्या होते हैं, जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो कई बार अच्छे के लिए रहते हैं, तो कोविड हमारे लिए वो एक दौर बन के आ गया। हमने वो पीरियड में प्रॉपर प्लानिंग करके हम मैन्युफैक्चरिंग में गए। कोविड में आए तो उसके अलग ही चैलेंजेस भी रहे। हमने चैलेंजेस बहुत फेस किए कोविड में, बट जैसे जैसे वक्त बीता ना, तो वही कोविड के चैलेंजेस भी फिर अपॉर्चुनिटी में बन गए, क्योंकि वो जो 1.5-2 साल कुछ बिजनेस हुआ ही नहीं पूरी इंडस्ट्री में, वो फिर एकदम से खुल भी गया। तो वो जो बिज़नेस नहीं चला वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम रहा। नए नए आए थे तो हमें अपनी पोजीशनिंग भी स्ट्रॉन्ग करनी थी एंड ग्रो करने के लिए लोगों का सपोर्ट भी बहुत मिला है। एंड मार्केट जैसे ही प्रॉपर खुला तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैं अगर पूछना चाहूँगी क्या चैलेंजेस आपने देखी, वो जो आप बता रहे हैं कोविड के टाइम, क्योंकि वो चैलेंजेस ही आपको एक नया रास्ता देती है कभी भी।
तो वो क्या चीजें थी तो जो जिसको आपने जो हर्डल से उनको हटाए और इसको अपॉर्चुनिटी बनाया आपने? देखिए, अगर हम कोविड के फेज़ को डिवाइड करें तो 3 फेज़ में डिवाइड हो रही है। हर कोई कहता है कोविड का फर्स्ट राउंड आया, सेकंड आया, थर्ड है। फर्स्ट राउंड में हमने प्लानिंग की, जगह आइडेंटिफाई की और कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू किया। जब हमारा बिजनेस चालू हुआ तो कोविड का सेकंड राउंड आया। उसमें बहुत सारे डेथ हो रहे थे, डेथ टोल्स वर इंक्रीजिंग। तो वो थोड़ा मतलब आप देखो मेंटली भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिस्टर्बिंग था। जब हमारी फैक्ट्री की मशीनें इंस्टॉल हो रही थी, आप बिलीव करिए हम दोनों उस समय कोविड में घर पे थे। हम दोनों को कोविड हो रखा था और हमारी मशीनें जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हो रही थी तो वो हमने भगवान भरोसे छोड़ दिया था, क्योंकि हम जा नहीं सकते थे। लेकिन वो भगवान ने हमारे लिए सब कुछ अच्छा किया। उसके बाद जब आप देखो सेकंड राउंड में, आपको याद होगा कोई भी कस्टमर कुछ भी पैसा खर्च करने को रेडी नहीं था, क्योंकि किसी को कल का पता ही नहीं था। तो एवरीबडी वाज होल्डिंग देयर लिक्विडिटी। तो सोलर के लिए क्या, वो हर प्रोडक्ट के लिए अदर देन हम डेली लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट निकाल दें, खाने पीने की चीज़ें निकाल दें, तो सब चीज़ें बंद थी। तो उसमें कोई न्यू इन्वेस्टमेंट या सोलर लगाने का तो कोई सोच ही नहीं देता, वो तो लास्ट रिजॉर्ट होता है। धीरे धीरे 7-8 महीने तक हमें ये फेस रहा। और हम मतलब आप सोचो, आपने इतनी बड़ी फैक्ट्री डाली, 60-70 एम्प्लॉयज़ आपने ऑन द बोर्ड लिए और 3-4 महीने तक आप बंद हो, मतलब बैठे हो, कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो, थोड़ा बहुत बना रहे हो, वो फेज़ हमने देखा। फिर अक्टूबर में एक डिसीजन आया गवर्नमेंट का, जिस पे जीएसटी पहले सोलर में 5% थी, वो 12% हुई। तो वो जो 12% होने का एक खौफ आया कि यार 7% से ये कॉमोडिटी इंक्रीज हो रही है, उससे हमारा वर्क ऑर्डर बढ़ा। सितंबर का महीना था, अनाउंस हुआ था कि अक्टूबर या नवंबर से होगा शायद, 2021 की बात है। तो ऑर्डर फ्लो अचानक से इंक्रीज हुआ, क्योंकि कैपेसिटी हमारे पास थी। तो दूसरे मैन्युफैक्चरर और जो ब्रांड थे, देखिए हम तो तब ब्रांड थे नहीं, हमें लोग कम जानते थे, तो लोग क्या करते हैं, आपके ब्रांड में खरीदेंगे। तो वहाँ क्या हुआ कि आपके पास भी उतनी कैपेसिटी नहीं है या फैक्ट्री नहीं है, लेकिन आप ब्रांड हो, तो लोगों ने आपके पास डिमांड क्रिएट की। उससे क्या हुआ, हमारे पास डिमांड आया, क्योंकि हम बना सकते थे। तो वहां से हमें एक सॉलिड बिजनेस आइडिया आया ओईएम का, कि अगर आप ब्रांड हो, आपकी फैक्ट्री है ही नहीं, आप बनाते ही नहीं हो, या आप दूसरे मैन्युफैक्चरर हो जिनकी कैपेसिटी छोटी है, तो हमने उस दिन से ये डिसाइड किया हम ओईएम करेंगे। तो हमारा 80% बिजनेस जो था सेगमेंट, वो ओईएम से जनरेट होने लगा। वो अक्टूबर 2021 का जो महीना था, और उसके बाद फेब 2022 अगर मैं कहूँ, वो उस बीच में हमारे को सर्वाइवल का बिजनेस आया। और फेब के बाद जो हमने ये बिजनेस मॉडल अडॉप्ट किया, 4-5 महीना लगता है कन्वे करने में, और वो 4-5 महीने में हमने मार्केट में वो चीज़ कन्वे की। तो वो फेब के बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो R&D भी आपने बहुत अच्छी की होगी, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूरी होता है, और जब नई टेक्नोलॉजी आती, नई कोई चीज आती, तो लोग भरोसा भी कम कर देते। तो वो R&D कैसी रही आपकी, किस तरह से, क्योंकि ऐसी चीजों के अंदर क्योंकि नया होता है, हम उसके आदी नहीं होते, तो कहीं कहीं डिफिकल्टी आती है। तो R&D कैसी रही आपकी, रिसर्च एंड अपना डेवलपमेंट में क्या किया आपने? एज सच जब हम इनिशियल थे तो हमारे पास बहुत छोटी टीम थी जी, तो हमने काम करते करते ही सीखा है। बिल्कुल। एंड जब हम इंडस्ट्री में आए थे तो इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा लोग थे ही नहीं जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट थे। तो काम करते करते सीखते गए, तो वहाँ पे हमें प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस अच्छा हो गया। और जहाँ तक बात रही मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसमें 2 प्रोस्पेक्टिव बहुत काम लग गए। एक तो मैं सही बताऊँ ना, तो हम दोनों टेक्निकल नॉलेजेबल नहीं है। जैसे सोलार ऐसा गिनते हैं कि इंजीनियरिंग है, बट ये MBA और मेरी CA, तो हम दोनों उसमें एक्चुअल टेक्निकल नहीं थे। बट काम बिजनेस करते हैं ना, तो एक चीज़ ये समझ में है कि फाइनेंस अगर आप मैनेज करो, बिल्कुल बिल्कुल। आपके अंदर लीडरशिप स्किल हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते और हो। आंकड़ों का ही खेल है। वो आप कहीं ना कहीं मान लो कि अगर आपने फाइनेंस मैनेज करना सीख लिया और लोगों को मैनेज करना सीख लिया ना, तो वो आप डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जैसे हमने पहली मशीनरी ली ना, तो जो वर्ल्ड की बेस्ट थी ना, वो मशीनरी में हम गए। हमने वहाँ पे 0 रिस्क लिया और हमने फुल टेक्नोलॉजी ली, जिससे क्या जो OEM करेंगे ना, तो उनको हम बेहतर क्वालिटी दे सके। और
इंडस्ट्री के स्किल पीपल ही लिए हमने, क्योंकि हमें मालूम है हमें टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा नहीं है, तो स्किल पीपल लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमें उधर इतना पेन सहन नहीं करना पड़ा। आज तक हमें वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं है। और बाय गॉड ग्रेस ऐसा है कि हम बहुत सारे स्टाफ जो मेरे से डे वन से जुड़े हुए थे, कई स्टाफ 2016 से जुड़े थे, कई स्टाफ 2019-20 से जुड़े, कई स्टाफ मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आते, तो आज भी हमारे साथ ही है। तो वो भी एक हमें बहुत अच्छा लीवरेज देता है, तो उसी बेस पे हम काम कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में, R&D के बारे में जो आपने की थी उसमें? देखिए क्या होता है, बिजनेस दो चीज़ों से चलती है। एक तो या तो आप राइट डिसीजन ले राइट टाइम पे, या एक डिसीजन लेके उसको आप राइट करें। हमने ज़्यादातर वही किया, हमने पहले डिसीजन लिया, फिर उसको वो हमने राइट लिया, ऐसा हमने प्रूव किया। स्ट्रगल रहे, मेहनत रही। देखिए R&D जब हम मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो दो तरह की होती है। एक तो प्रोडक्ट की R&D होती है। ऑब्वियसली देखिए हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो आपके छत पे लगता है और बिजली जनरेट करता बिल्कुल है। सही। अगर कम आउटपुट देगा तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का फेलियर हो जाएगा। जब हम बात करते हैं कि R&D इंडस्ट्री की, तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि ये इंडस्ट्री नहीं थी। जैसे इन्होंने बताया मैन पावर शॉर्टेज, स्किल्ड मैन पावर, आई एम नॉट टॉकिंग लेबर। इसमें 90% हमें ITI डिप्लोमा या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स लगते हैं, तो वो मैन पावर डेवलप करना पड़ा। तो उसमें भी हमने बहुत सारे, ऐसा नहीं, हमने बहुत सारे डिप्लोमा कॉलेजेस से फ्रेशर उठाए, बहुत सारे, जैसे उन्होंने बताया उनके जो लीडर्स थे वो हमने इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लिए। मुझे आप बिलीव करें, मतलब सिर्फ हमने नहीं ग्रो किया, हमारे यहाँ कई सारे ऐसे थे जो प्यून लेवल पे आए और आज वो सुपरवाइजर हैं। तो हमने वो चीज़ आगे इनकलकेट भी की कि भाई आप अपने आप को डेवलप करो। जो ट्रेनिंग पॉसिबल थी हमने उनको ऑन द लाइन उनको ट्रेनिंग दी। फिर जैसे इन्होंने बताया कि हमने जो मशीनरी, उसमें भी हमने बहुत R&D की। हमारे पास बहुत ऑप्शन थे, सेकेंड हैंड मशीन से चालू करो। देखो सूरत में बिजनेस हर घर में, आपको पता है, पहला थॉट प्रोसेस आता है यार सेकेंड हैंड से चालू कर दो, आधे खर्चे में हो जाएगा। यस, पुरानी गाड़ी में सीख लो जी। तो हमने उस कल्चर को इसमें नहीं फॉलो किया। हमने उस समय जब लोगों की सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल लाइन होती थी, तब हमने फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोटिक प्लांट डाला। तो उससे क्या हुआ, हमें मार्केट में लिवरेज मिला। तो वो कई डिसीजंस ऐसे रहे जो बाद में हमें बहुत लिवरेज दिए। और हम टेक्निकल नहीं थे, तो हमने पैसा बचाने पे ध्यान नहीं दिया, हमने टेक्नोलॉजी छोड़ दी जो जिनका फोटे है। यानी मशीन इक्विपमेंट हमने नंबर 1 प्लेयर से ले लिए, तो उसमें हमें सोचना नहीं पड़ा। कई बार आप जब थोड़े पैसे ज़्यादा 20-25% का कैपेक्स ज़्यादा लगाते हो तो बदले में आपको रिटर्न मिलता है। तो वो थॉट प्रोसेस की सस्ता ही अच्छा है, वो सही नहीं है। सेकंड, जब मैन पावर में गए तो हमने उस समय की नंबर 1 कंपनी देखिए, वहाँ से मैन पावर उठाए, बाकी कहीं से नहीं उठाए। फिर थर्ड, अगर मैं बात करूँ कि इन हाउस हमने क्या R&D फैसिलिटी अपने प्रोडक्ट के लिए दी, तो डे 1 हमने क्वालिटी लैब इस्टेब्लिश किया। लोग प्रोडक्ट R&D में ज़्यादा खर्चा नहीं करते थे उस टाइम, बट हमने उस टाइम R&D करने के लिए अपना लैब सेटअप कर दिया था। क्वालिटी मैनेजर्स हायर कर दिए थे। लोगों को वो एडिशनल कॉस्ट लगे, लेकिन आज की डेट में वो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, क्योंकि जिनको मैंने डे 1 पैनल बना के दिए हैं वो कंपनियां आज भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं इस 5-6 साल की जर्नी में। तब मैंने उनको अगर 2000 पैनल बना के दिए तो आज वो मुझसे महीने के 20,000 पैनल लेते हैं। तो ये जो 10 टाइम्स ऑर्डर ग्रोथ और बाकी सारी आई है, वो उस ट्रस्ट और बिलीफ से ही आई है कि कॉस्मिक में काम कराओगे तो अच्छा ही काम मिलेगा। दोनों से पहला ऑर्डर कैसा था? कंपनी से पैनल बन के बाहर निकली उसका एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि हमारे वहाँ सब मशीन लग के रेडी हो गए। जब मशीन लग रही थी ना, वो लगते हुए हमने नहीं देखा। रीज़न बिहाइंड के हमने क्या किया, मशीन उतर गई, पूजा कर दी, पूजा करके घर गए। हम दोनों कोविड में टीम को पूरा फ़ोन पे गाइड करके इंस्टॉलेशन कर दिया। हम कोविड से निकले, वहाँ इंस्टॉलेशन ख़त्म हो गया। रॉ मटेरियल पहले से ऑर्डर था, एक रॉ मटेरियल लेट डिलीवरी आया, तो पैनल बन के रेडी, ऑर्डर लेके रखा है। फिर एक पार्ट रह गया, उससे सप्लाई भी नहीं जाए, प्रोडक्शन कंप्लीट भी नहीं हुई। फिर वही पुराने जो इंडस्ट्री में थे 2-4 को फ़ोन किया, एंड लकीली पहले ही कॉल में जिसने रिसीव किया उसी ने दे भी दिया। तो ये कहना चाहूँगा
कि जब हम आए थे तो हमें इंडस्ट्री के जो पुराने प्लेयर थे ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, नो डाउटली। वो आज सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, हम बहुत अच्छे से उनके साथ मिल बांट के काम करते हैं, बट हमें इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया हुआ है। दूसरा, हमारे साथ एक चीज़ है भी है, हम बहुत ज़्यादा मास पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करके काम नहीं करते हैं। हमारे बहुत अच्छे ग्रुप हो गए, अभी तो इतने साल हो गए तो, बट उसने में हम काम करते हैं। हमारी प्लेट जो भी यूज़ करता है ना, वो गारंटी है सामने से आके तारीफ़ करेगा। कभी हमें पूछने नहीं जाना पड़ता है भाई कितना प्रोडक्शन आ रहा है। ये है कि वो सामने से मिलने भी आएगा और तारीफ़ भी करेगा, ऑर्डर भी देगा। हाँ। तो बहुत ज़्यादा ईपीसी प्लेयर मेरी पैनल यूज़ करते हैं नहीं करते, बट जो कर चुके हैं ना, वो मेरे लॉयल कस्टमर भी है। और कई बार क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि भाई कॉस्मिक का माल है ना, तो भाई बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। वो आज हमारी इम्प्रेशन मार्केट में है। जैसे टाटा है तो देश का है। यस, वो क्या है, वो मल्टीपल प्रोडक्ट में चली गई है। और हमारी ये समझ के चलो शुरुआत है, फर्स्ट जनरेशन है। आप बोलो, लेकिन आपके फैमिली को देखी जाए तो अगर आप हाँ, बट वो फैमिली बिजनेस छोड़ के आप देखने जाएंगे ना, तो कोई भी मेरा बैकग्राउंड होगा ना, वो फैमिली का जिक्र कम आता है। बस इतना कह देते कि भाई टेक्सटाइल्स है, बट हम जिक्र नहीं करते। जो इन्होंने बीच में ही बोल दिया, हमारा डे 1 से हुसूल रहा है कि हम फैमिली से एक ही सपोर्ट देंगे कि आप हमें मोरल सपोर्ट दीजिए। उसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट आज तक हमने लिया नहीं है। हमें बहुत सिचुएशन ऐसी आई है कि जैसे कोविड वाला डाउन टाइम आया, इवन ऐसा करे कि हमने जैसे ही थोड़ा अपने बिजनेस में पिकअप लिया था, कहते हैं ना वो 1000 डेज अगर जम गए तो जम गए। 1000 डेज ख़त्म ही होने वाले थे, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो वो एक बहुत टफ पीरियड आ गया कि क्या करें, थोड़ा खींच के पैसे रिकवर करके निकल जाए या फिर एक्सपांसन में जाए। तो हमने बोल्ड स्टेप ले लिया कि नहीं, हम एक्सपांसन में जाएंगे। तो यानी हम पिछला जो इन्वेस्टमेंट था एंड जो हमारा बिजनेस पिकअप का टाइम था, उसमें हमने एक्सपांसन प्लान किया। जो हमारे नियर डियर थे उनके लिए बहुत अनबिलीवेबल स्टेप था कि यार इतना जल्दी और ये सिचुएशन में बाहर आके आप नया एक्सपांसन ले रहे हो। बट जहाँ चाहे वहाँ रहा है। और एक चीज़ है, कई पार्टनरशिप में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, ये हमने देखा भी है। हम बिजनेस फैमिली है तो बहुत सुना भी है, नज़दीक में ऑब्जर्व भी किया है। तो अच्छा पार्टनर मिलना बहुत ज़रूरी है, बट पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जब आपका डाउन टाइम होता है ना, तो आप 2 पार्टनर बैठे हो या जितने भी हो, तो आपका रिस्क भी शेयर होता है, बट टेंशन भी शेयर हो जाता है और वो कम होता है, बढ़ता नहीं है। तो ये बहुत अच्छा हमारे साथ बाय लक कहो, बाय नेचर कहो, बट हमें अच्छे पार्टनर मिले हैं। वो मैं मेरी तरफ से सर मैं आप बताओ, पहला प्लेट जब निकला, जैसे आप तो कोविड में थे, क्या एक्सपीरियंस था, क्या सोच रहे थे कि ये ऊपर ले जाएगा कि नीचे ले जाएगा? क्या पहला, मतलब मुझे याद है कि प्रोडक्शन के पहले साल मैं जब भी फैक्ट्री जाता था तो मैं फाइनल गुड्स के पास ही बैठ जाता था कि यार पैक करो, माल भेजो। क्योंकि देखिए नई कंपनी को लिक्विडिटी चाहिए होती है और मटेरियल मार्केट में जाएगा तो ही पैसा आएगा। तो हमारा फोकस उसी पे था। ऑब्वियसली जब पहला बना था, इट वाज लाइक मेरे लिए तो पहला बिजनेस था, और वो प्लेट देख के मतलब एक इमोशंस बहुत सारे जुड़े हुए हैं। वो फेज़ में जो लड़के उस टाइम थे आज भी हमारे साथ थे, तो वो उन लड़कों के साथ आज फैमिली इमोशनल अटैचमेंट है। प्रोडक्ट के साथ तो है ही, क्योंकि देखिए मैं सच बताऊं तो सोलर ऑलरेडी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप देखो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, सूरज से ये एनर्जी हार्नेस करती है, ग्रीन एनर्जी प्रमोट कर रही है। अभी अर्थ डे गया है तो प्लैनेट अर्थ को सपोर्ट करती है, वो कार्बन एमिशन कम करती है। तो हमारे प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है, गिनवाने बैठे हैं तो 2 घंटे का सेशन हमारा आपका उस पर चल जाएगा। बट अल्टीमेटली क्या है, उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला, प्लस हमारा जो गोल था वो कभी भी ये नहीं रहा बिज़नेस चालू करना और पैसे कमाने हैं, क्योंकि पैसा तो ठीक ठाक कमा रहे थे, मतलब जो खर्चा हमारा था उससे कहीं ज़्यादा ही कमा रहे थे। हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा से ये रहा कि 1000 लोगों को जॉब देनी है, तो पैसा अपने आप फॉलो करेगा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनानी। तो जब वो पहला प्लेट निकला वो शुरुआत थी, वहाँ से जो हमारी गाड़ी चलनी चालू हुई,
आपको बताएं कि आज हमारे साथ 500 प्लस मतलब 1000 लोग टच होने वाले हैं। शायद जब तक आप ये पॉडकास्ट रिलीज़ करो तब तक 1000 लोग ऑन हमारे साथ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में या थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हो। और वो फीलिंग्स जो उस समय थी और आज जो फीलिंग है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। हम आज भी अपने उस पैनल्स के उसी तरीके से ट्रीट करते हैं उस प्रोडक्ट को, और वही ध्यान रखते हैं मार्केट में भेजने से पहले जो उस दिन रखते थे, जिसका फ़ायदा हमें रोज़ मिलता 2021 में आपकी शुरुआत हुई, फिलहाल क्या स्थिति है कंपनी की, कितना आपका प्रोडक्शन है पैनल का और किस दिशा में जा रहे हैं आप? है। 2020 में हमने कंपनी फॉर्म की थी, 21 में हमारा प्रोडक्शन चालू हुआ था, और 2023 आते आते जैसा इन्होंने बताया हमारे पास दो राह खड़े हो गए थे, या तो वापस चलें या टेक्नोलॉजी बदलें, एक्सपेंशन करें। तो हमने वो चुना, एक्सपेंशन किया। हमने 600 मेगावाट की लाइन लगाई थी, उसमें हम 200 मेगावाट ही यूज़ कर सकते थे, इतने ही पैसे थे हमारे पास, तो हमने कुछ इक्विपमेंट नहीं खरीदे थे। बट आप यकीन मानिए लगाने के 4-6 महीने के अंदर ही हमने खुद से पैसे डाल के वो पूरी की पूरी लाइन को उसी साल हमने 600 मेगावाट कर दिया। अब 600 मेगावाट पे हम वहीं नहीं रुके, अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था, हमने 800 मेगावाट का और ऑर्डर डाल दिया। ऑब्वियसली आपने सुना होगा बहुत सारे फंड रेज हो रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो रहे हैं सोलर की तरफ, उसका भी फ़ायदा हमें मिला। चाणक्य फंड हाउस ने हमें बैक किया उस टाइम, 2024 में हमें फंड आया, तब हमने 800 मेगावाट का लाइन और ऐड किया। आज की डेट में 1.4 गीगावाट रनिंग हो चुका है प्रोडक्शन में, और 1.6 गीगावाट हमारा कंस्ट्रक्शन वगैरह कंप्लीट होने वाला है। तो जैसा मैंने बोला, जब तक शायद हम इसको फाइनल रिलीज़ करें तब तक वहाँ पे हमारा 3 गीगावाट की फैक्ट्री चालू होगी। तो जो फैक्ट्री 100 या 200 मेगावाट की हमने 5 साल पहले चालू की थी, वो आज 3 गीगावाट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आप समझिए कि हमारी ये जर्नी शुरुआत में जितनी पेनफुल रही हमारे लिए, और जो हमने एब्जॉर्व किया, उतनी ही पिछले 2 सालों में रिवॉर्डिंग रही है। और आगे का रोड मैप अगर मैं बताऊं तो आने वाले टाइम में शायद हम ये 3 गीगावाट को और आगे ले जाएं। हमने सेल लाइन के लिए भी जगह ऑक्यूपाइड कर रखी है, कंपनी के नाम पे ले रखी है। हम शायद आईपीओ में भी इसी साल जा रहे हैं, वो कंफर्म है, शायद का कोई नहीं था। आईपीओ में कंपनी जा रही है हमारी, प्राइवेट लिमिटेड थी, लिमिटेड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस चालू है। और आप समझे कि 1000 प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इससे। सेल लाइन लगाने में 2 साल लगता है, उसमें एडिशनल 1.5 से 2000 नौकरियां और जनरेट होंगी। तो जो हमारा 1000 लोगों को नौकरी देने का सपना था, मुझे लगता है अगले 2 सालों में हम 3000 प्लस परिवार की कंपनी बन जाएंगे। तो जेनिस, एक बेंचमार्क आपने सेट करके रखा कि हम इस लेवल से ही आगे बढ़ेंगे, तो कोई ऐसा फ्यूचर प्लान है कि चलिए आईपीओ ला रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड, तो कोई ऐसा एक बेंचमार्क आपने सेट करके रखा कि नहीं मुझे इस लेवल पे तो जाना ही है? मैं इसमें 2-3 चीज़ें एक बार कवर करूँगा। बहुत सालों पहले, यानी 2010-11 की बात होगी, कि तब खुद को डेवलप में बहुत ध्यान देते थे। अगेन वही ग्रैंडफादर की फ़िलोसॉफी थी कि भाई अपने आप को तैयार रखो, आपका भी दायका आएगा। तो जब दायका आएगा तब तैयार रहोगे तो यूटिलाइज़ कर पाओगे, तैयार नहीं रहोगे तो वो 10 साल में तैयार करते करते ख़त्म हो जाएगा। तो उसी टाइम से मैं बहुत सारे मोटिवेशनल एक्टिविटी में और इन सब में जाने लगा था। तो तब किसी ने पहला एक बार क्वेश्चन किया कि आपका क्या लाइफ का गोल है? तब पता चला यार ऐसा भी सोचना होता है। तब तक सोचा नहीं था। तब तो फुटबॉल का गोल पता था। हाँ, बट तब सोचा नहीं था, बट ऐसे ही बोला था लिख देना, तो मैंने लिख दिया। 3-4 साल बाद मेरे को वो पर्ची मिली जिसमें लिखा था, इन्होंने जो शेयर किया कि 1000 लोगों को रोजगार देना, दूसरा 1000 करोड़ की कंपनी। तब वो फिगर बहुत ज़्यादा बड़े थे, आज तो बट ये लिख दिया था। तो वहाँ से चीज़ें चालू हो गई। अभी क्या होता है, हम दोनों बैठे हैं, कोई टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। हम दोनों एक ही कैबिन में बैठते हैं जनरली, फिर भी बहुत कम बात कर पाते, इतना काम रहता है। बट कई बार हम कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं ना, जो प्रोग्रेसिव होता है, तो हम डिस्कस करते हैं, और कब ये फाइनल हो जाता है कि हाँ ये करना है, वो हमें भी पता नहीं चलता। बट ये हम
थोड़ा कई बार ये मैं सोचता हूँ, ये इनका तो नहीं पता, कि थोड़ा कम सोचा, नहीं तो हमारी क्या जीत बहुत ज़्यादा है। हम सोचते हैं ना, वो फिर ये ही सोचते हैं कि अभी इसको करना कैसे, बाकी करना तो है। वहाँ पे हम दुविधा में नहीं रहती कि अभी नहीं करना है, बैकआउट मारे, करना है तो करना है। तो हम ऐसे देखते हैं। पार्टनरशिप ट्रेन के पटरी की तरह होती है। ट्रेन तभी जा सफल जगह पे जाती है आपको जहाँ पे जाना हो, कि उसका दोनों जो पटरी होता है ना, एक सही दिशा में जाना चाहिए। एक इधर उधर हुआ तो खेल खत्म। नहीं, वहाँ पे हमारे ओपिनियन बहुत अच्छा। ऑलमोस्ट मैच होते हैं, और नहीं होते तो हम एक दूसरे को कन्विंस कर देते हैं और मान भी जाते हैं। एक चीज़ में मैं इंटरप्ट करूँगा, हमारा जो अभी फ्यूचर गोल है ना, उसमें हमारा एक और अच्छा गोल हमने ऐड किया है कि हम अभी क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। हमारा यही गोल है कि हम जितनी भी पैनल बनाएं, जितना भी ग्रो करें, वो एक अलग साइड रहेगा, बट एक साइड ये रहेगा कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट में ही डील करेंगे, क्योंकि हमें ये बहुत लंबा ले जाना है। तो उसके लिए हम सेल सोच रहे हैं कि भाई हम अपना ही बनाएं, तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए, मार्केट में दें। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम इज़ मदर ऑफ इनोवेशन। तो वो पैमाने में ये हो गया कि हम पैनल बनाते थे तो हमें पैनल के एक रॉ मटेरियल में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, जिससे हमारा डिस्टर्बेंस भी रहता है प्रोडक्शन में, और क्वालिटी में भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो फिर उसके लिए हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन में एक और एल्यूमिनियम का हमने एक यूनिट डाल दिया। हम उसमें भी एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें वो डायरेक्शन बैकवर्ड में इसलिए जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना है। वहाँ पे मेन थॉट ये है कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट देनी है, जिसके लिए हम कमिटेड है। तो जैसे आपने बताया कि फ्यूचर प्लान है आपके, तो डेफिनेटली B2B अभी आप बिजनेस कर रहे हो, कंपटीशन ज़्यादा है, नए नए और बड़े प्लेयर भी है। तो उसमें आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हो ताकि आपका जो B2B वाला कनेक्शन है वो और स्ट्रांग हो और इन फ्यूचर आपको और ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते रहे? देखिए, इन्होंने जैसे अभी जस्ट बोला क्वालिटी, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारी इंडस्ट्री में क्वालिटी करता है। दूसरा जो करता है वो टाइमली डिलीवरी। हमने क्या किया, हमने नए नए लोग आते जा रहे हैं, सबकी एक कैपेसिटी ऐड हो रही, तो हम अपनी कैपेसिटी भी एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया 2 साल पहले हम 200 मेगावाट पे थे, आज हम 1400 मेगावाट रनिंग है, 1600 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो 3000 मेगावाट पहुंच गए। तो बाकी लोग, देखिए, आप 2 तरीक़ों से कंपटीशन को बीट कर सकते हो। एक, या तो आप बहुत बड़े ब्रांड हो B2C में, जो हम B2C में कम हैं, B2B में ज़्यादा है। B2B में हम नंबर 1 है, OEM में, वो हम उसको मजबूती से पकड़ के चल रहे हैं बाय इंक्रीजिंग आवर कैपेसिटी। बड़े कस्टमर को क्या चाहिए कि मुझे अपने कंपनी के लिए 10,000 अपने ब्रांड में चाहिए पैनल या प्रोडक्ट, तो कौन जल्दी से जल्दी दे सकता है। देखिए, जब आप स्केल पे जाते हैं बड़े बिजनेस में, तो कस्टमर क्या सोचता है, जो कस्टमर है वो चेंज हो गया, एंड कस्टमर नहीं है। वो अपने बिजनेस के लिए क्या सोचता है, मैंने एक बड़ा ऑर्डर लिया है, जितनी जल्दी एग्जीक्यूट करूंगा मुझे उतनी जल्दी पैसा मिलेगा, तो वो फिर उसके पास जाता है जो उसको जल्दी से बना के देगा। तो हमारे साथ वो एडवांटेज है। सेकंड, हमने जैसे बताया ना, पहला लैब उसी समय डाल दिया था, उस लैब का हमने एक्सपेंशन भी कर दिया। रिलायबिलिटी क्वालिटी टेस्ट लैब होता है जो सोलर इंडस्ट्री में माना जाता है, तो हमने वो पूरा खर्चा उस पर कर दिया। तो उसमें क्या होता है, अब कस्टमर को जो प्रोडक्ट है इन हाउस लैब में टेस्ट होके मिल रहा है। तो मेरा वो जो ब्रांड, जनरली क्या होता है, जो हमारे कस्टमर है वो ब्रांड्स हैं, उनको अपनी ब्रांड इमेज पसंद है। देखिए, फैक्ट्री डालना और चालू करना, जो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इट्स ईजी जॉब। आपके पास 100-200 करोड़ है, या मैं कहता हूँ 50 करोड़ है, बाकी बैंक फंडिंग ले ली और चालू कर दिया। लेकिन जब आप एक ऑलरेडी ब्रांड हो और आपको कोई प्रोडक्ट बनवाना है, तो आप एक्सपोर्ट के पास जाओगे। अगर मेरे को आज आपके पास, तेजस भाई के पास पॉडकास्ट में बैठना है, तो मैं उस हिसाब से ड्रेसअप होके आऊँगा। मैं नॉर्मल टी शर्ट या कुछ भी डाल के बैठ जाऊँ और फिर आपके ऑडियंस या अपने बातों को उस तरीके से मिसमैच हो, तो वैसे ही होता है। अगर कोई बड़ा ब्रांड है, उसको उसके नाम का प्रोडक्ट चाहिए और उसका नाम खराब होगा, तो वो वहीं जाएगा जहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी, टाइम, उसके लिए टाइम पैसा है। वो तो मार्केटिंग कर रहा है, तो उसको टाइम में चाहिए। तो हम वो दोनों चीज़ें इंश्योर कर रहे हैं अपने कस्टमर के लिए। अच्छा, अब जैसे B2B आपने बताया कि B2B में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो B2C में क्यों नहीं आ रहे, या तो कुछ फ्यूचर प्लान है आपका B2C में आने का? B2C हम रेगुलर करते आ रहे हैं,
जो मार्केट ग्रोथ रेट होता है वही ग्रोथ रेट से वो भी हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गए तो कम लगता है, बट वहाँ पे भी हम ग्रो कर रहे हैं और काम कर ही रहे हैं। तो आपने इन सालों में जो भी आपके B2C के क्लाइंट है या तो कस्टमर है, जो भी आपके ग्राहक है, क्या चेंज देखा उनमें आपने, क्योंकि पहले इतना नहीं था। पहले क्या था, समझाना पड़ता था कि आप सोलार लगाओ, अभी ये समझा रहे हैं कि हमसे लगाओ। अभी वो सामने से आते हैं। और अभी वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो फेज भी थोड़ा जा रहा है, अभी सिर्फ बात किया भाई लगा दो हमारे वहाँ। अभी ये ट्रेंड चेंज हुआ है, तो 3 फेज में हमारा ये धीरे धीरे हुआ। काफी बढ़ गई है। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर सूरत में हमने काफी स्टोरीज भी की है कि 60% जो सूरत के जो जहाँ पर लग सकती है रूफटॉप, क्योंकि अपार्टमेंट में बहुत कम है, वो चलेगी तो शायद जनरल व्यू Common क्या, के लिए। हाँ कॉमन के लिए चलेगी। क्योंकि इंडिविजुअल जो रो हाउसेज है, बंगलोज है, वहाँ 60-70% सूरत के अंदर लोगों ने लगा के रखी है। किस तरह से देखते हैं सूरत को आप उस दिशा के अंदर? सर एक कहते हैं ना कि आप जब हमें मार्केटिंग में पढ़ाया जाता था एमबीए के दौरान, कोई भी सोसाइटी 3-4 पार्ट में बटी होती है। उसमें सबसे ऊपर आता है इन्फ्लुएंसर, कि एक होते हैं डॉक्टर्स या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो कोई चेंज को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनको देख के अपर मिडिल क्लास उनको फॉलो करता है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ ना सोलर, तो सूरत उस मार्केट जो है ना वो इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में, स्पेशली नॉट ओनली सूरत, गुजरात भी मैं बोलूँगा। आज की डेट में गुजरात रूफटॉप में नंबर 1 है, और नंबर 1 में ऐसा भी नहीं है कि बहुत कंपटीशन है। हम मतलब अगर सेकंड नंबर पे जो स्टेट है उससे 2x कैपेसिटी लेके रूफटॉप की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो उसमें क्या होता है कि आज की डेट में जब भी कोई बाहर से आता है ना, कोई भी फ्लाईओवर क्रॉस करे सूरत में, लेफ्ट देखे राइट देखे, उसको हर छत पे सोलर दिखता है। ये उत्तरायण में तो दिखता ही है। तो एक प्राउड मोमेंट भी है सूरत के लिए, और हम जैसे बिजनेस ओनर के लिए वो इंस्पिरेशन भी है। उसकी वजह से देखिए, आप लोग एज ए कस्टमर अडॉप्ट किए ग्रीन एनर्जी, तो हम इस बिजनेस में आके फ्लरिश कर पाए। हाँ, आपका बिल आज 0 हो गया तो आपने पड़ोसी को बताया, पड़ोसी ने लगाया, सूरत में फिर दूसरे स्टेट में ये बात गई। आप बिलीव करें, मतलब बहुत बड़े टारगेट्स गवर्नमेंट ने सेट किए हैं, बट मुझे लगता है वो सारे कम हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट गुजरात के बाहर अभी खाली है। धीरे धीरे अभी बहुत सारे स्टेट, यूपी, बिहार, आपका क्या कहते हैं, राजस्थान या महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र राजस्थान सेकंड थर्ड नंबर पे है। अदर देन दैट सारे बहुत कम है। तो अभी इन्फ्लुएंसर स्टेज पे है वो लोग। मार्केट अभी अपर मिडिल क्लास या इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं किया है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि हाँ भाई लाखों का बिल 0 हो जाएगा फैक्ट्री के अंदर, ROI पहले क्या था, कॉस्टली था सोलर, देखिए 2020 में या उससे पहले बहुत कॉस्टली। आज इतना अफोर्डेबल हो गया, 2 साल 2.5 साल में ROI आ। तो आप एफडी में पैसा रखो या कुछ भी करो, लोन लेके आज बैंक 7% पे सोलर के लिए लोन देती है। तो ईज ऑफ एक्सेस हो गया लोगों को। तो सूरत नो डाउट और गुजरात पूरा स्टेट मेरे लिए तो इंस्पिरेशनल रहा, क्योंकि मैं 2017 में पूरी तरीके से गुजरात शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट हुआ सिर्फ सोलर की वजह से। तो तब से लेके मैं गुजरात में हूँ, और मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मेरी खुद की जर्नी एक अपने आप में मुझे कई बार कहने को मतलब कहती है कि हाँ हम 2 लोग मिले, सोलर चालू किया, मैं दिल्ली छोड़ के यहाँ आ गया, और वो डिसीजन लाइफ का सबसे अच्छा। जैसे भी ताबी का पानी है, कहीं ना कहीं देखिए ग्रंथों में लिखा है, जहाँ समंदर जहाँ नदी, यानी बंदरगाह और इरिगेशन के लिए पानी। और ये तो 84 देशों के जहाज यहाँ पर आते हैं, तो ये तो बिजनेस का इस धरती में कुछ है। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि कस्टमर को खुश रखते हैं, यानी उनकी जो सेटिस्फेक्शन जो भी वो उनकी जो है स्थिति पे आप खास काम करते हैं। आपने एक चीज बताई थी कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो भी आपके साथ सालों से जुड़े हुए, तो ये किस तरह की आप बॉन्डिंग रखते हो, या तो किस तरह का एक रिलेशन होता है, ताकि कंपनी में काम करने वाला हर एम्प्लॉय ये सोच के चले कि नहीं ये मेरी खुद की कंपनी है और मुझे यहाँ पर 0 भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फायदा तभी होता है कि जब आप 0 वेस्ट निकालें।
सर आपने आपके क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया कि सबको लगना चाहिए कि हमारी कंपनी है। हर एक को मोटिवेशन चाहिए। वो पैसे में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, और उससे ऊपर एक होता है कि भाई अगर हम उनके साथ बहुत कंफर्टेबली बात कर लेते हैं, वो हमारे पास अपने कंफर्टेबली एक क्वेश्चन रख सकते हैं, तो वो एक एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा क्रिएट हो जाता है। तो हम हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। टाइम टू टाइम ग्रोथ देना, उनकी स्किल डेवलप के लिए हम वर्क करते हैं। उनको कहीं पे दिक्कत आती है तो हम वहाँ पे खड़े हैं। उनको एश्योरेंस है कि कंपनी हमारे लिए ऑलवेज खड़ी है, तो वो उनको फील कराना, उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। एंड कई बार क्या होता है कि लोग अपने दायरे से बाहर आ ही नहीं पाते, तो हम उसके ऊपर भी वर्क करते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं ना, उससे अलग काम में हम उनको स्विच करते हैं। वहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी खुद देते हैं, हमारा लॉस ही होता है उसमें, बट हमको देते हैं कि भाई तुम ये डिपार्टमेंट है तो ये डिपार्टमेंट भी ट्राई करो, जिससे तुम्हारा स्किल डेवलप हो, पता चले दूसरी चीज़ में आप और ज़्यादा बेहतर काम कर पा रहे हो। हमारा एक रिसेंट एक स्टाफ था जिसको हमने सेल्स एंड चैनल डेवलपमेंट में रखा था, हमने उससे एक और काम करवाया। तो ये तो काम अच्छा कर ही रहा था, नो अनडाउटली। दूसरा काम हमने जो उसको दिया गवर्नमेंट के साथ पूरा लाइसेंसिंग वगैरह, तो वो और बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है। तो वो भी हम उनका जो हिडन टैलेंट है वो लाने के ट्राई करते हैं, और वो हर एक टीम मेंबर को दिखता भी है। तो बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटी करते रहते हैं जिससे उनका हमसे कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाए। छोटे छोटे इवेंट, इंडिया में तो बहुत सारे इवेंट, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट। 2 दिन पहले वर्ल्ड डे था, तो हम वहाँ पे भी ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, और हम हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी करते हैं। कि ऐसा नहीं है हमारे पास अभी लंबी चैनल बन गए तो सब सीनियर ही जाते हैं, नहीं, हम खुद भी हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और पूरी टीम को लेके चलते हैं। तो ये सब इसीलिए करते हैं कि एक अच्छा फैमिलियर माहौल बने और कनेक्शन भी स्ट्रांग हो जाए, टॉप टू बॉटम में सबके बीच में कंफर्ट जोन रहे। तो इस हिसाब से ही हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरा मानना है आपको दूसरों को एम्पावर करना। बिल्कुल। जब तक आपके नीचे टीम लीडर्स नहीं होंगे, वर्टिकल लीडर नहीं होगा। देखिए, हम एक कंपनी चला रहे हैं, उसको हमने अभी 3 कंपनी डाइवर्सिफाई किया। हम लोगों के यहाँ लगा के देखते हैं, वो भी एक अलग प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी है हमारी। इन्होंने जैसा बताया, हमने एल्युमिनियम की काम चालू कर दिया, उसकी अलग फैक्ट्री डाल दी, वो एक अलग सब्सिडरी बनाई। जब तक आपको अगर ग्रो होना है, खुद के हाथों से आप कितना भी करो, एक लिमिट में ग्रो। जब आपके जैसे लोग आपके लिए काम करेंगे तो वो लोग कहीं से आते नहीं है सर। मैं सोचूं किसी दूसरी कंपनी से तोड़ के ले आऊं और बैठा दूं, वो कल्चर नहीं आएगा, वो नेचर नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम वो अपने टीम में आइडेंटिफाई करना होता है। तो अगर आपको ग्रो करना है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी टीम में लीडर कौन है, और उसको लीड करने का मौका देना। बिल्कुल। मैं ही उसके सर पे बैठा रहूं, फिर वो नहीं कर पाएगा। और हमने जैसा बताया ना, हमने शुरू से ही वो जो पुराने लोग हैं, एज ए ऑपरेटर आए, चाहे एज ए बहुत लो लेवल पे आए, आज वो एम्पावर्ड है, वो अपनी टीम के डिसीजन खुद लेते हैं। हमने उनको वो डिसीजन टेकिंग उनको एबिलिटी थी, तो हमने उनको वो अपॉर्चुनिटी दी है। बहुत सारे लोगों के पास नहीं थी वो, उनमें से कई लोग आज हैं, कई लोग नहीं। मैं ये नहीं कहता सारे पुराने लोग हमारे साथ हैं, लेकिन जो हमारे कोर जब डे 1 हमने 25-30 लोग के साथ चालू की, उसमें से 40% लोग आज भी हमारे साथ हैं, और वो 40 लोगों को हमने एम्पावर किया। हर एक एक्टिविटी में साथ में लेके चलते हैं। कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है तो उसमें उनका हम राय लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें उनको फील हाँ, कराती हैं, definitely। मोटिवेट करती हैं। अच्छा, मैं एक चार्ट देख रहा था, ये सोलार का था, इसमें गुजरात स्टेट वाइज है, गुजरात सबसे फर्स्ट नंबर पे है। और मेरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि गुजरात में क्या स्थिति है सोलार रूफटॉप सोलार की, क्योंकि मुडेरा देश का एकमात्र शहर है, एकमात्र ग्रामीण विस्तार है, लेकिन वहां पर
पूरा गांव सोलर पैनल से चलता है। जी और गुजरात के ही अंदर, कच्छ के अंदर और बाकी 2-3 जगहों पे सरकार ने सबसे बड़े सोलर प्लांट भी लगाए हुए हैं। तो स्थिति गुजरात में क्या है, किस तरह से देखते हैं आप उसको? गुजरात में पहले तो पॉलिसी में क्लियरेंस ज़्यादा है। जो प्राइवेट कंपनी होते हैं उनको काम करने के लिए जो स्टेबिलिटी चाहिए वो बहुत अच्छी है। दूसरा, यहाँ की इकोसिस्टम है, पूरी की पूरी बात करूँ, एम्प्लॉयमेंट से, फाइनेंस से, गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट करने हैं तो उसमें बहुत सारा क्लियरेंस वर्क चाहिए। इवन टेंडर करते हो तो फंड भी टाइम पे रिलीज़ होना चाहिए। तो ये पूरी इकोसिस्टम बहुत पहले से बन गई है, जो आज भी कई स्टेट में देखने को नहीं मिलती है, और बहुत अच्छे से वर्क भी कर रही है। तो हर एक जो वर्ल्ड वाइज आइडिया रहते हैं वो पूरे इंडिया में शुरुआत गुजरात से ही होती है और फिर बाकी स्टेट उसको फॉलो करते, ये हमने ऑब्जर्व भी किया है। दूसरा, यहाँ का एक तो ब्लड ही थोड़ा ऐसा हो चुका है कि यहाँ पे सब अपने आप में ओनर ही मिलते हैं, हमें स्टाफ इसीलिए कम मिलते हैं। तो इसकी वजह से पूरा हर एक चीज़ में ग्रो हुआ और सोलार भी इसीलिए रहा। इवन मोढेरा, मोदी जी का वैसे भी वो गढ़ माना जाता है, तो पूरा तालुका सरकार ने गोद लेके पूरा उसको सोलराइज़ किया। और दूसरा, सोलर पार्क भी बहुत बड़े आ रहे हैं, यानी गुजरात में अनयूटिलाइज एक भी लैंड रहने नहीं दी है। तो कोई भी जगह अनयूटिलाइज बची नहीं है। जो खावड़ा है वो एरिया ऐसा है। फिर आई थिंक अहमदाबाद भावनगर के बीच का जो पूरा एरिया जो डेवलप हो रहा है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियाँ वहाँ पे भी आ रही है। तो इसमें एक है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और इन गुजरात में वैसे भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन बन के काम हो रहा है वही वो गुजरात को आगे ले जा रहा है। देखिए, आने वाले टाइम में देखिए बिजनेस, आपने एक कहावत सुनी होगी। एक बार एक व्यापारी ने अपने 2 बेटों को गांव में भेजा जी। और वो चप्पल जूते का व्यापारी था। उसने कहा जाओ देख के आओ हमारा बिजनेस इस गांव में चलेगा या नहीं। दोनों गए, फिर वापस आए तो उन्होंने बड़े बेटे से पूछा कि क्या है तुम्हारी सलाह। तो उसने कहा पिताजी यहाँ तो जूते चप्पल बिक ही नहीं सकते, लोगों को पता ही नहीं है चप्पल क्या होता है, नंगे पैर घूमते हैं गांव वाले, कुछ आता ही नहीं है उनको इसके बारे में आता पता। फिर दूसरे बेटे से पूछा तो उसने बोला पिताजी यहाँ तो बिजनेस की भरपूर अपॉर्चुनिटी है, किसी ने आज तक चप्पल पहनी ही नहीं है, तो पूरा का पूरा मार्केट ही खाली है। तो आप ऐसा ही कहो, देखिए गुजरात में भी आपको बहुत बड़ा फिगर दिख रहा होगा कंपेयर टू अदर स्टेट, बट अभी भी 40-50% मार्केट खाली है, जो हमारे लिए अच्छी बात। दूसरा, जो आपने कहा यूपी या बहुत सारे अदर स्टेट्स हैं, मैंने क्या बोला, आने वाला सब गुजरात में इकोसिस्टम डेवलप हो गया। 2016-17 से चालू होके 20 तक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बन गया। हम एज ए बिजनेस या मार्केटिंग में उसको कहते हैं सोशियो पॉलिटिकल डेमोग्राफिक सिचुएशन, जिसमें सोसाइटी ने एक्सेप्टेंस दे दी, पॉलिटिकल विल है उसके लिए, यहाँ की गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट की सपोर्टिव है, उन्होंने वैसी पॉलिसीज डेवलप की। जैसे इन्होंने बोला टेंडर्स में हमारे पैसे अटकते नहीं है गुजरात के अंदर, टाइम से मिल जाते हैं, या कस्टमर के अकाउंट में भी जो सब्सिडीज मिलती हैं वो टाइम से आ जाती हैं, तो वो पॉलिटिकल विल मिला। सिमिलरली देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि हम किसी पार्टी से एसोसिएट नहीं करते, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स अब सेम पॉलिटिकल विल के साथ काम कर रहे हैं, तो उसका एडवांटेज हमें। इंटरचेंज आपको मिलता है ना, पॉलिसी बनती है तो आप सेम एक क्लास के हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बताया आपने। गुजरात का, और आप मान के चलिए आने वाले ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न साइड ऑफ हम बात करें या नॉर्थ ईस्ट के, बहुत बड़ा मार्केट खुल रहा है। राजस्थान से लगा के आप आगे चले जाइए, चाहे यूपी चले जाइए, चाहे बिहार चले जाइए, चाहे और आगे आसाम चले जाइए, बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़े बड़े टेंडर्स गवर्नमेंट निकाल ली है। डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट में जा रहे हैं पैसे, उससे बहुत बड़ा एक माहौल क्रिएट हो गया कि अब कोई हम पे प्रेशर नहीं है कि हमें किसी को कुछ पैसे दे के अपने पैसे निकालना। कस्टमर के अकाउंट में, डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में सब्सिडी आती है, तो हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है। तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम दैट वी शुड थैंक द करंट गवर्नमेंट
जिसने ये सोलर को प्रमोट किया है? हर एक बिजनेस की एक टेंडेंसी होती है, पॉलिसी होती है, और ऑल ओवर जो होता है वो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि आप तो ग्रोथ कर रहे हो, कंपनी तो ग्रोथ कर रही है, लेकिन उतनी ही आपको एक जॉब का भी एक पेरा रखना पड़ता है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी रखनी पड़ती है। तो क्या देखते हैं, क्योंकि सोलर इंडस्ट्री अभी शुरुआत हुई है और जिस स्केल पे आप बता रहे हैं और जिस स्केल पे इंडस्ट्री जाने वाली है, जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी देखते हैं आप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? ट्मेंडस है। मीन्स आप समझ के चलो ना कि ये इंडस्ट्री जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है वो फिगर बहुत हाई है, और ये 5 गुना भी हो जाएगा ना तो भी सबको अच्छी एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। हम जैसे फैक्ट्री चला रहे हैं, कहने के लिए आपको लगता है कि पूरा ऑटोमेशन है तो मैन पावर कहाँ रखता है, बट लगता है बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत रहती है, और जितना एक्सपांसन हो रहा है तो उतना ही एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ये रही फैक्ट्री की बात। तो ऐसा तो नहीं है जो प्रोडक्ट बना वो कहीं ना कहीं लगना भी है, बिकना भी है, तो इनडायरेक्ट भी बहुत रोज़गार है। लोग प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं वो जुड़े हुए हैं, उनके वहाँ एम्प्लॉय है। सोलार एक ऐसी है जो प्रोजेक्ट बेसिस पे काम होता है, तो उसको इंस्टॉलेशन की भी बड़ी टीम रहती है। प्रोजेक्ट है तो और कंपोनेंट भी जुड़े हुए हैं, तो और कंपोनेंट वाली जो इंडस्ट्री है, केबल ले लो, अर्थिंग ले लो, वो इंडस्ट्री उनके वहाँ एम्प्लॉय, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन होगा तो इतना हाई लेवल पे, मीन्स आप एक ह्यूज परसेंटेज में कंसिडर कर सकते हो जो सिर्फ सोलार इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट दे रही है। मेंटेनेंस के लिए भी आपको चाहिए और सर्विस। और हर एक टाइप का वर्क रहता है। आप सेमी क्वालिफाइड हो, अनक्वालिफाइड हो, अनस्किल हो, सेमी स्किल हो, फुल्ली स्किल हो, और स्किल पीपल की डिमांड बहुत ज़्यादा बड़ी है। और एज अ करियर अगर आप सोचो तो आने वाले 15 साल 20 साल तो सोलर इंडस्ट्री में बहुत गोल्डन पीरियड माना जाएगा। मैं इसलिए भी ये सवाल पूछ रहा था कि हम सूरत से हैं और सूरत में डायमंड इंडस्ट्री में जिस तरह की स्थिति है, अभी एक स्टेटमेंट आया था इस इंडस्ट्री का कि कपड़े में आप आ सकते हैं, उन्होंने बोला कि आप हमारे यहाँ जुड़ जाइए। तो क्या लगता है कि ये इंडस्ट्री के लोग जिनको करना है, ये इस इंडस्ट्री में भी आ सकते हैं सोलार के अंदर? बिल्कुल सर, देखिए हम खुद ही नॉन टेक्निकल है, हम सोलर इंडस्ट्री में इतनी बड़ी कंपनी रन कर रहे हैं आज की डेट में, तो ऑब्वियसली ये जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर हो तो ही हमारी इंडस्ट्री में आ सकते हो या टेक्नीशियन हो तभी। अगर आप देखिए कोई भी बंदा जो 18 प्लस है और जिसको बेसिक नॉलेज या बेसिक लॉजिक अंडरस्टैंडिंग पता है, तो हमारी मशीनें ऑटोमेटेड है। आपको लाइन पे ऑब्जर्व करना रहता है। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें अनस्किल्ड मैन पावर चाहिए रहता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, नहीं मिल रहा है। जिस आपने हाँ। बोला जिस स्पीड से कंपनीज ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उस स्पीड से मैन पावर अभी हमें नहीं मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा गैप है। अगर डायमंड इंडस्ट्री से लोग सोलर में आए, उनको लगता है तो वी विल वेलकम देम। कोई ट्रेनिंग वगैरह हमको ऑन जॉब भी दे सकते हैं, आने से पहले भी दे सकते हैं। कोई एसोसिएशन ऐसा है तो वी विल लव टू हियर फ्रॉम देम। हम एक अलग से उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करके 2-4 दिन का ऑन रोल ले सकते हैं या ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री में वैकेंसी इस समय ऐसी है कि सिर्फ कॉस्मिक की बात करूं तो 2000 मैन पावर हमें अगले 6 से 9 महीने में चाहिए। सुरतीस पर ही आप है, आप बोल सकते हैं कहाँ पर मिलना है, क्या करना है? इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करके डिटेल देता हूँ। अगर जो सेगमेंट आपने बताया डायमंड इंडस्ट्री, सच में टफ टाइम चल रहा है, एंड उसमें जो लोग हैं जिनको अदर इंडस्ट्री में मूव करना है, बट वहाँ पे उन्हीं की इंडस्ट्री या हमारे साथ कोलैबोरेशन करके भी कोई अगर काम करना चाहता है तो ये करना है कि एक तो डायमंड इंडस्ट्री में होता क्या था कि लोग पढ़ाई कंप्लीट करने से पहले ही इंडस्ट्री में घुस जाते थे, तो वहाँ पे उनका एजुकेशन इनकम्प्लीट रह गया। दूसरा, वो सालों से एक ही काम करते हैं, तो लोगों को अवेयरनेस लाए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क किया जाए। मीन्स एक माहौल या इंस्टीट्यूट ऐसी क्रिएट करे जिसमें उनको अदर सेगमेंट में जाने के लिए लोगों को स्किल डेवलपमेंट पे वर्क करें। तो
90% पीपल अपना स्किल डेवलपमेंट करने के लिए आगे भी आएगा, क्योंकि वो बेरोजगार हैं। 10% को हम बाहर कर देते हैं, तो वैसा होगा। उनको थोड़ा भी इलेक्ट्रिकल का नॉलेज हो जाएगा, या फिर इंडस्ट्री में जो बहुत अलग अलग चीज़ें होती है, एक चीज़ होती ही नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग है। मीन्स बंदे के पास कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा जो इंडस्ट्री में वो इनपुट दे सकता है। तो उनको थोड़ा ग्रूम करेंगे ना, तो लोग आसानी से अडॉप्ट करेंगे। दूसरा, एक रेडीमेड ले मीन्स आए और सीधा रख दिया, उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि उसका नॉलेज एक्सपीरियंस वो एक अलग ही है। अभी हम उसको हमारे ऑन गोइंग में रखेंगे तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेशर भी रखते हैं ना, तो पूरा जो रनिंग है ना वो पूरा ठप हो जाएगा, और कंपनी का जो सी चीज़ें ठप होती है तो वो डायरेक्टली एम्प्लॉय को ही अफेक्ट करती है। तो बीच में कोई एक इनको प्रॉपर ट्रेन करके फिर करे तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन बन सकती है। जो ट्रेन करेगा उनको भी फ़ायदा रहेगा, जो बेरोजगार है उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। और हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा गैप है। मीन्स आज मैं समझ के चलूँ तो मेरे वहाँ जितने लोग हैं वो 30% ही है जो मेरे को रिक्वायर्ड है उससे। और जब हम ऐसा नहीं है, हम भी जब इंटरव्यू लेते हैं ना, तो दोनों पे हम फोकस करते हैं कि भाई आपका एजुकेशन एंड आपका एक्सपीरियंस। तो हम तो पहले एक्सपीरियंस वाली कॉलम ही ढूंढते हैं। एक तो आज की तारीख में क्या रिज्यूम की पैटर्न फिक्स नहीं है इंडिया में, तो पहले ढूंढना पड़ता है कि कौन से पेज पे आपका एक्सपीरियंस लिखा है, कहाँ पे एजुकेशन। तो हम पहले एक्सपीरियंस कॉलम में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो मेरी इंडस्ट्री का नहीं है तो हम आउटराइटली रिजेक्ट करेंगे, बट उनको भी हम कंसीडर करते हैं, फिर एजुकेशन भी देखते हैं। क्योंकि हमें तो कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल रखना है कि एक्सपीरियंस भी चाहिए, एजुकेशन वाला भी चाहिए। मेरे वहाँ पे बहुत अच्छी सीनियर पोजीशन पे ऐसा बंदा है जिनका एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है, बट उनका एक्सपीरियंस देखो तो, उनका प्रैक्टिकल चीज़ें देखो फ्लोर पे, तो हमें बहुत फ्रूटफुल है वो। तो एक ये सॉल्यूशन बन सकता है। मेल आईडी है hr@cosmicpvpower.com। इसके ऊपर आप अपना रिज्यूम डालिए एंड ट्राई करिए कि आप अपना कोई स्किल डेवलप करो और फिर रिज्यूम डालो, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इवन कॉस्मिक में नहीं, इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी के पास जाओगे तो आपको पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिलेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं कहीं देख रहा था सोलर के आंकड़े, तो भारत के अंदर 500 गीगावाट 2030 इसका टारगेट सरकार ने तय किया है। तो जिस हिसाब से बिजनेस बढ़ रहा है, जिस हिसाब से इंडस्ट्री बढ़ रही है, जरूर से ये चीज होनी चाहिए। मेरा सवाल एक रहेगा, इंडस्ट्री से थोड़ा हटके, आप अच्छा काम कर रहे हो, कमा भी अच्छा रहे हो, तो एक CSR भी होता है, वो भी बहुत जरूरी है और ये होना भी चाहिए। उसमें आप क्या करते हो? देखिए, जैसा आपने बोला, मैं पहले ऑडियंस से ये जरूर कहूंगा, मेरे पार्टनर ने भी बोला, ये पार्ट ऑफ द CSR एक्टिविटी भी हो सकती है। हमारा साउथ गुजरात का सोलर एसोसिएशन है। हाँ। अगर डायमंड का कोई एसोसिएशन एम्प्लॉइज का ग्रुप लेके आता है, तो वी कैन सेट अप अ मीटिंग एंड वी कैन सेट अप सच ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर देम, जिसमें हमारे सारे सुरतीज लोकल जो है उनको फायदा होगा। डायमंड इंडस्ट्री से सोलर में मूव करने के लिए जो 2-4-5 दिन का टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी अरेंज करा सकते हैं। कंपनी वो खर्चा बेयर कर सकती है। और रही बात दूसरी, ये क्या है, एक अपने आप में, जैसे आपने कहा ना, ये तापी सिटी है, एक बहुत बड़ी बात है। जैसे पहले डायमंड सिटी, टेक्सटाइल सिटी, आज सोलर सिटी के रूप में बिल्कुल। बन गया ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। इंडिया का 60% प्रोडक्शन साउथ गुजरात। बिल्कुल। मतलब अगर फैक्ट्री 100 गीगावाट की है इंडिया में, तो 60 गीगावाट सिर्फ और सिर्फ गुजरात में, सूरत के आसपास में। तो एज ए सुरती आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, विंडो ही नहीं, आप इसको डोर कह लो या इसको जो कहना है कह लो, ओपन ग्राउंड। और हम सबको यहाँ पे 3 गुना मैन पावर चाहिए। तो जैसे CSR एक्टिविटी में वैसे तो हम लोग फंड्स देते हैं थ्रू एजेंसीज, हम उसको गांव-गांव में डिप्लॉय करते हैं चीजों को। अभी जैसे अर्थ डे था तो हमने प्लांटेशन या फिर पौधे बांटे। तो इसमें क्या होता है कि अगर डायमंड इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस उधर आई है, हम किसी तरह से उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं, तो वी लव टू।
कंपनी पूरी तरीके देखिए पार्टनर सुरती ही है, तो हमारा एक अटैचमेंट वैसे ही है। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम सेटअप करके उनको ऑन रोल लेना है तो ईमेल आईडी सर ने बताई, आप जरूर लिखिए। कोई एसोसिएशन अगर आगे आता है, कोई एनजीओ आगे आता है इस चीज के लिए, तो हम उनके साथ कोलैबोरेट होने और हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप सुरतीस पे भी कर सकते हैं संपर्क, हम आपका नंबर दे देंगे। આમાં એક વસ્તુ હજુ થઈ શકે છે, નાનું મોડું મોટી વાત જેવી વાત છે ગુજરાતીમાં, એટલે કહું છું કેમ કે બધા જે કામ કરનાર લોકો છે એ ગુજરાતી છે. નાનું મોટી વાત એટલા માટે કહું છું કે ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જેટલી પણ કંપની છે ને એ બહુ મોટી કંપની છે. એમાં કામ કરનાર જે ઓનર છે એ લોકોની દરેકની પોતાની એક જર્ની રહી છે અને એ એક લોકોની જર્ની મોટિવેશનલ છે. ખાલી સુરતના લોકો માટે નહીં, ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા માટે જર્ની માટે છે. હવે આ ક્રાઇસિસના સમયમાં એમને પોતાને જ ઘણી તકલીફો છે, બટ એમને એમ્પ્લોયની જિમ્મેદારી લેવી જોઈએ. એમ્પ્લોયને બીજે રોજગારી મળી જાય એ પણ એમને થોડા એફર્ટ લગાવવા જોઈએ. આ તો અમને જે દેખીતી રીતે રસ્તો દેખાય છે કે એમનામાં અધર સ્કેલની પણ જરૂર છે. તમે એમને સ્કેલ આપવા માટે પ્રયત્ન કરો અને તમે જ તમારા તરફથી અમારી પાસે આવો, એમને સ્કેલ ડેવલપમેન્ટ માટે અમારી જોડે ડિસ્કસ કરીને એનો સોલ્યુશન લાવીએ અને એમને રોજગાર અપાવવા તમે એફર્ટ લગાવો. તમારું નામ જે છે એમાં ઓર ચાર ચાંદ લાગી જશે અને જે બેરોજગારી છે, લોકોને એમ્પ્લોયમેન્ટ મળતી નથી ને જે ફેમિલી પ્રોબ્લેમ ફેસ કરી રહ્યું છું, મેડિસિનથી લઈને છોકરાના એજ્યુકેશનથી લઈને દરરોજની ચીજોમાં, એમાં કંઈક અંશે એ લોકોને પણ બેનિફિટ થશે. તો હું દરેક જે ઇન્ડસ્ટ્રીના બિઝનેસમેન છે એમને જ કહું કે તમે લોકો જ જાતે તમારા સ્ટાફની જવાબદારી લઈને આગળ વધો. अब ले तो बहुत रहे हो, सूर्य भगवान की असीम कृपा है आप दबा के पैनल आप बना रहे हो, लेकिन सामने देना भी पड़ता है क्योंकि कुदरत का नियम है, जितना लोगे उतना देना भी पड़ेगा. तो वो क्या है, किस तरह से आप देना चाहते हो कुदरत को? देखिए, हम ग्रीन एनर्जी बिजनेस में हैं, तो पहले तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ ग्रीन एनर्जी की ही बात करते हैं. सोसाइटी में बदलाव एक दिन में नहीं आता, हमें खुद बदलना पड़ेगा. हम अपने घर में आज जैसे प्लांटेशन रखते हैं, अपने फैक्ट्री आसपास के एरिया में प्लांटेशन को प्रमोट करते हैं. परसों जैसे अर्थ डे था, हमने सारे एम्प्लॉयज को प्लांट्स बांटे. हमने उनसे सजेशन लिया हम ऑफिस को इको फ्रेंडली कैसे कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पे हटा सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, कहते हैं ना कि धर्म का काम घर से ही शुरू हो तो अच्छा है. तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं और हम पूरा कंट्रीब्यूशन, इनफैक्ट हमारे इंडस्ट्री में देखिए प्लास्टिक का यूज बहुत कम है. हमारी खुद की इंडस्ट्री नॉन पॉल्यूटेड, जीरो पॉल्यूशन क्रिएट करती है. उसके अलावा जो हम बनाते हैं वो प्रोडक्ट तो कोयले को रिप्लेस कर रही है, पानी से बनने वाले बिजली को रिप्लेस कर रही है, तो वो अपने आप में कंट्रीब्यूट कर रही है. हमने हर एक एम्प्लॉय को अभी रिसेंटली ये भी टास्क दिया कि आप अपने घर पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन आसपास लगा पाओ, या आप अपने डे टू डे एक्टिविटी में ऐसे चेंजेस लाओ जिससे आप ग्रीन प्लैनेट को कंट्रीब्यूट कर पाओ. तो हम उसको रिवॉर्ड देंगे. इनफैक्ट कुछ लोग को बोला कि आने वाली दिवाली पे अगर आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें की सर्टेन, तो हमने वो अनाउंसमेंट भी की है. तो होपफुली देखिए, अच्छी बात तो ये हम ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ गए हैं, बाय डिफॉल्ट हमारी तरफ से जा रहा है. प्लास्टिक हमने छोड़ रखा है अपनी इंडस्ट्री में, उससे भी बहुत एडवांटेज मिल रहा है. ये जो इंडस्ट्री में हम है वही हमारे लिए प्राइड है कि हम रिन्यूएबल सेगमेंट में है. एंड जो एक स्टाफ वाली जो बात है कि उसमें एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि मंजिल तो किसी ना किसी तरह मिल ही जाएंगी, दिक्कत तो सिर्फ उन्हीं को है जो घर से ही नहीं. हाँ, उनको चलना नहीं है, बाकी मंजिल मिल जाती है. ચાલનાનું નસીબ ચાલતું રહે, સુતેલાનું નસીબ સુતેલું રહે, એના જેવી વાત છે. તો ये थे जेनिस और श्रवण. कॉस्मिक पीवी पावर लिमिटेड इनकी कंपनी है और जिस तरह से ग्रोथ कर रही है आने वाले दिनों में, इन्होंने खुद ही बताया किस तरह से इनका फ्यूचर प्लानिंग. और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्री न सिर्फ सूरत, न सिर्फ गुजरात, देश के लिए काम आएगी, दुनिया के लिए काम आएगी. और सबसे बड़ी बात है कि
हम उन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं समाज को, देश को, पर्यावरण को नुकसान नहीं करती है। और साथ ही साथ मैं खास शुक्रगुजार इसलिए रहूँगा कि जो एक डायमंड वाली बात आप दोनों ने शेयर की वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारा धर्म भी है। जी हम सिर्फ लेते रहें और कुछ ऐसा। न दे, वो अच्छी बात नहीं नहीं। है। और मुझे अच्छा लगा, जिनको भी संपर्क करना है इनका संपर्क कर सकते हैं, या तो सुरती साहब भी संपर्क करेंगे, हम आप किसी इनसे बात करेंगे। आप दोनों का दिल से शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी कंपनी तरक्की करे ऐसी सूरत की तरफ से, सुरती की तरफ से शुभकामना। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बताइए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे अच्छे पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे और हमसे जुड़ते रहिए। नमस्कार।